कैंटीन के गेट पर खड़े अद्रित की मुट्ठी बन चुकी थी गुस्से से। पता नहीं क्यों उसे आजकल इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो भी सिर्फ आद्या पर। अभी भी उसे आद्या पर गुस्सा आ रहा था। वो एक नज़र आद्या को देखकर वहाँ से चला गया। उसके साथ खड़े आयुष और आर्यन को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से अद्रित को हुआ क्या। अद्रित को इस तरह से गुस्से में जाता देख आर्यन ने आयुष से कहा, आर्यन यार आजकल इसे हो क्या गया है? कभी भी गुस्सा करने लगता है, कभी भी कहीं भी चला जाता है बिना बताए। हाँ मानते हैं कि इसे गुस्सा आता है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा। आयुष, बात तो तेरी सही है, समझ तो मुझे भी नहीं कुछ आ रहा है। आर्यन, लेकिन मुझे शायद सब समझ आ गया है। आयुष, क्या समझ आ रहा है? मुझे भी बता। आर्यन, तूने ध्यान नहीं दिया, शायद जब भी ये उस लड़की को देखता है तो इसे हमेशा गुस्सा आने लगता है। कभी कभी तो यह उसे ही देखता रहता है। मैंने देखा था आज जब हम उसकी क्लास में गए थे तो इसकी नज़र उसी लड़की पर थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आयुष, तू भी ना कुछ भी पागल है क्या? अद्रित ऐसा नहीं है, उसकी एक ही गर्लफ्रेंड है और वो आयशा है। और अद्रित अपने रिश्तों को लेकर बहुत लॉयल है। ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तू सोच रहा है। आर्यन, लगी सर, देख लेना तू, जो मैं कह रहा हूँ वो आगे जाकर सच होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आयुष, चुप कर, तेरा स्क्रू ढीला है, ये तो मुझे पता था, लेकिन अब तो लगता है स्क्रू निकल कर ही कहीं गिर गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। छोड़ तू, चल उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कहाँ गया है वो। आर्यन, अरे वो कहाँ जाएगा, एक ही जगह है जहाँ वो जाएगा और जहाँ उसे जाना पसंद है। आयुष, हाँ चल तो फिर अपन भी वहीं चलते हैं। आर्यन, चल, कहते हुए वो आयुष की गर्दन में हाथ डालकर चलने लगा। इधर कैंटीन में कार्तिक आद्या से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आद्या उसकी बातों का सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही थी। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आद्या को सामने से दिशा आती हुई नजर आई, जिसके हाथ में उनके खाने का ऑर्डर था। उसे देखकर आद्या ने चैन की सांस ली। दिशा आद्या के पास आई और कुछ कहने को हुई कि तभी उसकी नज़र कार्तिक पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके कार्तिक को घूरने लगी। उसके इस तरह देखने से कार्तिक थोड़ा हड़बड़ा गया। दिशा ने आद्या की तरफ घूमकर पूछा, आद्या ये कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? आद्या ने हड़बड़ाकर नामे से हिला दिया, जो देखकर दिशा कार्तिक को और बुरी तरह से घूरने लगी। उसने खाने को टेबल पर रखा और कार्तिक को देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे बैठे हो? कार्तिक, वो मैं वो। दिशा, ये क्या बकरे की तरह मैं कर रहे हो? आगे भी बोलो। आद्या, दिशा, बकरा नहीं, बकरी होता है। दिशा, लेकिन ये तो मेल है ना, इसलिए बकरा कहकर वो कार्तिक को घूरने लगी। वहीं खुद के लिए बकरा सुनकर कार्तिक की आंखें बड़ी हो गईं। साथ ही उसे गुस्सा भी आया दिशा पर, लेकिन वो आद्या की नज़रों में खुद को गलत नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। उसे चुप देखकर दिशा बोली, बोलो अब। तभी आद्या ने कहा, दिशा वो हम बताते हैं। दिशा, तुम क्या बताओगी? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम नहीं जानती इसे, तो फिर तुम क्या बताओगी? आद्या, हाँ वो हमारा मतलब था कि वैसे तो हम इन्हें नहीं जानते, लेकिन वैसे जानते हैं। दिशा, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या ऐसे वैसे कर रही है? साफ साफ बता ना कि ये कौन है। आद्या परेशान हो चुकी थी। दिशा समझ ही नहीं रही थी कि वो कहना क्या चाहती है। आद्या, वो ये वही हैं जिनके बारे में हमने तुम्हें बताया था कि जिन्होंने हमें कल गिरने से बचाया था। दिशा, हो, तो तुम वो हो, तो भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आद्या, तूने कल इसे थैंक यू नहीं बोला क्या? आद्या, नहीं नहीं, हमने तो बोल दिया था उसी टाइम। दिशा, फिर तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ? कहते हुए दिशा ने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो तो यहाँ आद्या से बात करने आया था, उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ाने आया था, लेकिन यहाँ तो ये दोनों लड़कियां मिलकर उसकी बेइज्जती कर रही थी। अब कार्तिक से वहां बैठा नहीं गया। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो दिशा पर आ रहा था, जो उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही थी, लेकिन वो बस आद्या की वजह से चुप था। वो उस जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने दिशा की तरफ थोड़ा जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम कार्तिक कपूर है, सब मुझे केके कहकर बुलाते हैं। कहते हुए उसने दिशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। दिशा, ओ अच्छा ठीक है, बोलकर वो आद्या की तरफ घूम गई। वहीं कार्तिक बस देखता रह गया। उसकी मुट्ठी कस चुकी थी, वो अपना गुस्सा पीकर वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद दिशा ने हंसते हुए आद्या को हाई फाई दिया और बोली, देखा, भगा दिया ना उसे, अब कभी नहीं आएगा वो, और अगर आया तो उसे इसी तरह भगा देंगे। कहते हुए वो हंसने लगी। आद्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन दिशा, तुम्हें नहीं लगता उन्हें थोड़ा बुरा लगा होगा हमारी बात का, और इस तरह उन्हें इग्नोर करना? उन्हें इंसल्टिंग फील हुआ होगा। दिशा, हो मेरी भोली भाली सी सहेली, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मुझे क्या। लेकिन वो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, इसीलिए उसे भगा दिया। आद्या, हाँ हमें भी, लेकिन फिर भी हमें ऐसा तो। दिशा, अब बस कर यार, छोड़ ना उस घोंचू को, गया तो गया, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है उसका। चल अपन खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कहते वो बेंच पर जाकर बैठ गई और आद्या को भी अपने पास बैठा लिया। उसके बाद दोनों खाना खाने लगी। दूसरी तरफ कार्तिक गुस्से से कॉलेज के ग्राउंड में टहल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था दिशा पर, उसकी वजह से वो आद्या से बात जो नहीं कर पाया था। आद्या उसे पहली नज़र में पसंद आ गई थी, और उसे देखकर ही उसे पता चल गया था कि वो फ्रेशर है और साथ ही भोली भी। वो उसके जाल में आसानी से फंस सकती है, इसलिए कार्तिक आद्या से बात करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके और उस पर अपना इम्प्रेशन जमा सके। लेकिन दिशा की वजह से उसका प्लान फ्लॉप हो गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। सामने से कॉल उठाने के बाद कार्तिक ने कहा, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, और एक तुम हो कि आने का नाम नहीं ले रही हो। सच सच बताओ, मुझे धोखा तो देने का नहीं सोच रही हो ना तुम? सामने से कुछ कहा गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा शांत हुआ। कार्तिक, जल्दी आओ, मैं गार्डन में इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। कार्तिक खुद से, मिस आद्या, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कहते हुए उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। क्लासेस खत्म होने के बाद दिशा और आद्या पार्किंग की तरफ चली गई, लेकिन आद्या की नज़रें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन जब उसे वो इंसान कहीं नहीं दिखा, तो उसका चेहरा उदास हो गया, और वो दिशा के साथ स्कूटी पर बैठकर घर के लिए निकल गई। आद्या और दिशा स्कूटी से घर जा रहे थे। आद्या दिशा के पीछे बैठी अपनी सोच में गुम थी, जब उसे दिशा की आवाज आई। दिशा, आद्या, के तेरे पास साड़ी है क्या ब्लैक में? आद्या, नहीं, क्यों? दिशा, क्यों, क्या भूल गई? अपनी फ्रेशर पार्टी है और उसमें ब्लैक साड़ी पहन कर जाना है। आद्या, हाँ, लेकिन हमें नहीं लगता हम जा पाएंगे। दिशा, अरे क्यों? आद्या, तुम जानती हो ना पापा को, पार्टी रात को है और वो हमें देर रात को कहीं जाने नहीं देते हैं, वो परमिशन नहीं देंगे। दिशा, ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम एक बार बात करके देखना, क्या पता अंकल परमिशन दे दें, और अगर नहीं दें तो तुम मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी अंकल को मनाने की। आद्या, तुम कोशिश करोगी? पापा के सामने बोल लोगी? दिशा, ये भी है, थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगी। आद्या, ठीक है, हम बात करते हैं पहले, फिर बताते हैं। दिशा, आज ही बताना, क्योंकि फिर कल हम दोनों शॉपिंग के लिए चलेंगे। आद्या, शॉपिंग? उसकी क्या ज़रूरत है, मम्मा की पहन लेंगे ना हम। दिशा, क्या मम्मा की पहन लोगी? आंटी के पास ब्लैक साड़ी होंगी क्या, जो पहन लोगी? आद्या, हाँ, लेकिन फिर भी अभी तो पार्टी की परमिशन नहीं मिली है, ऐसे में शॉपिंग की, समझो ना तुम। दिशा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बस कह दिया हम जाएंगे तो जाएंगे बस। आद्या, अच्छा बाबा, ठीक है, करते हैं बात मम्मा से। दिशा, हाँ। कुछ देर में दिशा ने स्कूटी आद्या के घर के बाहर रोकी। आद्या स्कूटी से उतरी। दिशा ने अपना हेलमेट उतारकर आद्या से कहा, अगर अंकल आंटी मान जाएं तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? आद्या, हाँ, जैसा भी होगा हम बता देंगे तुम्हें। दिशा, ओके बाय। आद्या, बाय, ध्यान से जाना। दिशा ने हामी से रिलाया, फिर हेलमेट पहनकर स्कूटी को अपने घर की तरफ दौड़ा दिया। आद्या ने एक गहरी सांस ली और वो अपने घर के अंदर चली गई। आद्या को देखकर हॉल में ही बैठी अपनी जी ने कहा, आद्या, आ गई बेटा तुम, इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। आद्या, सॉरी मम्मा, वो दिशा को गोलगप्पे का स्टॉल दिख गया, तो बस वही खाने रुक गए थे। अवनी जी, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हो तो कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया करो, टेंशन हो जाती है। आद्या, ओके मम्मा। अवनी जी, अभी भूख लगी है या फिर आराम करना है? आद्या, हम चेंज करके आते हैं, आप एक कप चाय बना दीजिए। अवनी जी, ठीक है। उसके बाद आद्या अपने कमरे में चली गई।
और अवनी जी किचन में चली गईं। आद्या अपने कमरे में आई, उसने दरवाजा बंद किया और अपनी आंखें बंद करके बेड पर बैठ गई। अचानक ही उसकी आंखों के सामने कुछ चलने लगा, जिसे याद करके उसके होंठों पर मुस्कुराहट और दिल में सुकून उतर आया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसमें से उसने अपनी डायरी निकाली, फिर अपनी स्टडी टेबल की तरफ आकर चेयर पर बैठ गई। कुछ देर वो डायरी को प्यार से देखते हुए सहलाने लगी। फिर उसने उसे खोला और कल के लिखे शब्दों को पढ़ा, जिन्हें पढ़कर उसके होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी आ गई। उसने पेज पलटा और उस पर कुछ लिखने लगी। कुछ देर बाद उसने लिखना बंद किया और उन शब्दों को देखने लगी। फिर उसने डायरी को बंद किया और वापस उसे अलमारी में रखकर वो फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नीचे अपनी जी के पास आई, जो सोफे पर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। आद्या आकर उनके पास में बैठ गई। अवनी जी ने उसे चाय का कप दिया और दूसरा उन्होंने खुद ले लिया। आद्या थोड़ी हिम्मत करके बोली, मम्मा हमें आपसे कुछ कहना था। अवनी जी, हाँ बोलो। आद्या, वो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी है और जाना जरूरी है, तो क्या हम जा सकते हैं? आद्या की बात सुनकर अवनी जी ने कुछ पल तो उसे देखा, फिर उन्होंने कप टेबल पर रखकर एक गहरी सांस ली और कहा, जाने को तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपने पापा को जानती हो ना, उनसे पूछे बिना मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह सकती। उनसे पूछकर बताऊंगी तुम्हें। आद्या, ठीक है मम्मा, आप पापा से बात कर लीजिएगा। अवनी जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर दोनों चाय पीने लगी। चाय पीने के बाद आद्या कुछ देर अवनी जी के पास बैठी, फिर अपने रूम में चली गई और पढ़ाई करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। अभिषेक जी भी ऑफिस से आ चुके थे और अपने कमरे में थे जब अवनी जी उनके लिए पानी लेकर आईं। अभिषेक जी उनसे गिलास लेकर पानी पिया और वापस अवनी जी की तरफ बढ़ा दिया। अवनी जी ने गिलास पकड़ा और वहीं खड़ी रहीं। अभिषेक जी ने जब उन्हें अभी भी वहीं खड़े देखा तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? अवनी जी, जी वो कुछ बात करनी थी। अभिषेक जी, तो बोलिए ना, इतना हिचकिचा क्यों रही हैं आप? अवनी जी वो बात आद्या को लेकर थी। अभिषेक जी, आद्या? उन्हें लेकर क्या बात है, बताइए। अवनी जी, वो उसके कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और जाना जरूरी है। उसने मुझसे पूछा था दिन में, तो मैंने उसे आपसे बात करने के बाद बताने के लिए कह दिया। हिम्मत करके उन्होंने किसी तरह अपनी बात उनके सामने रख दी और उन्हें देखने लगी। अभिषेक जी का चेहरा कुछ सीरियस था। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, अब कॉलेज का काम है और जाना जरूरी है, तो हम क्या कह सकते हैं। जाने दीजिए, लेकिन उन्हें समझा दीजिएगा कि किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी पर विश्वास करने की। अवनी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगी। और वैसे भी हमारी आद्या पहले ही बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे आपका सिर झुके। अभिषेक जी, हम जानते हैं, लेकिन वो दुनिया के हिसाब से थोड़ी भोली भी है, लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेती है। ऐसे में हम नहीं चाहते वो किसी मुसीबत में पड़े, बस इसलिए उन्हें बार बार सतर्क करते रहते हैं। अवनी जी, मैं समझती हूँ आप जो कह रहे हैं, आप भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आद्या के ऊपर कुछ ज्यादा ही रोक टोक नहीं लगाते हैं। अभिषेक जी, देखिए अवनी जी, आपकी बात सही है, लेकिन रोक टोक लगाना भी जरूरी है, क्योंकि एक वो लड़की है और ऊपर से भोली भी है। ऐसे में कोई भी उनका फायदा उठा सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बस हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची इस दुनिया के माया जाल से बची रह सके, ताकि बाद में ना ही उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़े और ना ही हमें। अवनी जी, मैं समझ गई आपकी बात। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, फिर बाहर आ जाइए, डिनर का समय हो चुका है। अभिषेक जी ने आमे से हिला दिया। अवनी जी वहां से चली गईं और अभिषेक जी उनकी कई बातों के बारे में सोचने लगे। डिनर के समय आद्या नीचे आई, देखा तो अभिषेक जी और अवनी जी बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसने अभिषेक जी से कुछ नहीं कहा था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने पापा से कुछ कह सके। शायद अभिषेक जी के व्यवहार के कारण ही आद्या उनसे सीधे कुछ नहीं कह पाती थी। अवनी जी, आद्या बेटा, कल तुम और दिशा शॉपिंग पर जा रहे हो ना, तो अपने लिए एक दो ड्रेस और ले लेना, तुम्हारे कॉलेज में पहनने के लिए। अवनी जी की बात सुनकर आद्या ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। वो सोच रही थी कि शॉपिंग की बात अवनी जी को कैसे पता। उसने तो इनसे इस बारे में
अभी तक कोई बात ही नहीं की थी। फिर आद्या, मम्मा शॉपिंग? अवनी जी, हाँ अभी कुछ देर पहले मेरी दिशा से बात हुई। बता रही थी कि कल तुम दोनों शॉपिंग पर जा रही हो, तो अपने लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस देख लेना। ओके? आद्या, सॉरी मम्मा, वो हम बताने ही वाले थे। अवनी जी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें पार्टी में जाने की परमिशन तो मिल ही गई है। दिशा ने बताया मुझे कि तुम्हें साड़ी पहननी है, तो अच्छी सी चूज करना, ठीक है? नहीं समझ आए तो मुझे कॉल कर लेना। अब आद्या को और ज्यादा हैरानी हुई यह सुनकर कि पार्टी में जाने की उसे परमिशन मिल गई। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। उसने अपने पापा की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहे थे। यह देखकर आद्या ने अपना सिर झुका लिया। अभिषेक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इतने भी खड़ूस नहीं है हम कि अपनी बेटी की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। आप जा सकती हैं, लेकिन बस हमारी यही गुजारिश है कि किसी भी इंसान पर विश्वास मत करना। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, बस इसलिए आपको टोकते रहते हैं। आद्या, जी पापा। अभिषेक जी, चलिए अब मुस्कुरा दीजिए। अभिषेक जी की बात सुनकर आद्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद तीनों ने खुशी खुशी डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चली गई। आद्या अपने कमरे में आकर इधर उधर अपने दुपट्टे को लहराकर नाचने लगी। आज वो बहुत खुश थी। आखिर उसे परमिशन जो मिल गई थी, और ऊपर से उसके पापा ने आज उससे इतने अच्छे से बात की थी। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और दिशा को कॉल लगा दिया। कुछ देर रिंग जाने के बाद दिशा ने कॉल उठाया तो आद्या चहकते हुए बोली, दिशा तुम्हें पता है पापा ने हमें परमिशन दे दी पार्टी में जाने की। दिशा, हाँ मुझे पता है, आंटी से बात हुई थी, उन्होंने बताया मुझे, इसलिए मैंने लगे यहाँ शॉपिंग की भी बात कर ली उनसे। आद्या, दिशा तुम बहुत अच्छी हो, हम बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। दिशा, तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तेरी आवाज से ही पता चल रहा है कि तू आज बहुत खुश है। दिशा की बात सुनकर आद्या मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद कल मिलने का बोल दोनों ने फोन कट कर दिया। फिर आद्या अपने बेड पर लेट गई। वो एकटक छत की सीलिंग को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और किसी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा, जिसे देखकर उसके होठों की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी होती चली गई और चेहरे पर अलग ही नूर छाने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। एक सुकून पूरी बॉडी में उतर गया उसके। उसका मन कर रहा था कि जैसे वो अपनी आंखें खोले ही नहीं, बस ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके रखे और उस चेहरे को महसूस करती रहे। इसी तरह न जाने कब वो नींद में चली गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह आद्या की आंख खुली और वो मुस्कुराते हुए उठी। उसने खुशी खुशी हाथ जोड़कर भगवान को याद किया, फिर बेड से उठकर अपना बेड सही किया और अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर निकली, फिर रेडी होकर नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने पूजा की। उसके बाद आरती लेकर अभिषेक जी और अवनी जी के पास चली गई। उन्हें आरती देकर उसने आरती की थाली मंदिर में रखी। उसके बाद किचन में अवनी जी की मदद करने लगी। आज उसे कॉलेज तो जाना नहीं था, इसलिए वो आराम से अवनी जी की मदद करने लगी। नाश्ता बन जाने के बाद तीनों ने साथ ही नाश्ता किया। उसके बाद अभिषेक जी ऑफिस के लिए निकल गए और अवनी जी आद्या के साथ मिलकर बाकी काम करने लगी। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। आद्या ने जाकर दरवाजा खोला तो दिशा को सामने देख खुश हो गई। दिशा आद्या के साथ अंदर आई और हाल में ही सोफे पर बैठ गई। अम्मी जी ने दिशा को देख पूछा, अरे दिशा बेटा, तुम इतनी जल्दी आ गई? दिशा, हाँ आंटी, वो मैंने सोचा कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे, वरना मॉल में जाने के बाद टाइम का पता ही नहीं चलता है। अवनी जी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। आद्या बेटा जाकर तैयार हो जाओ, तब तक दिशा बताओ क्या लोगी बेटा तुम? अवनी जी की बात सुनकर आद्या अपने रूम की तरफ चली गई। दिशा, अरे नहीं आंटी, मैं नाश्ता करके आई हूँ, आप परेशान मत होइए, अपना काम कीजिए। मैं ऐसा करती हूँ, आद्या के रूम में ही चली जाती हूँ। अवनी जी, ठीक है बेटा। दिशा आद्या के रूम में चली गई और अवनी जी अपना काम करने लगी। दिशा ऊपर आद्या के कमरे में आई तो आद्या रूम में नहीं थी। उसने सोचा शायद चेंज करने गई होगी, इसलिए वो बेड पर बैठकर फोन चलाने लगी। आद्या का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद आद्या बाथरूम से बाहर आई। उसने इस समय व्हाइट कलर का अनारकली पहन रखा था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आईने के सामने जाकर रेडी होने लगी। रेडी होने के बाद वो और दिशा नीचे आ गए। अवनी जी ने देखा तो वो आद्या के पास आई और उसे कुछ पैसे देने लगी। आद्या, मम्मा मेरे पास है अभी।
अवनी जी, कोई बात नहीं, रख ले, काम आएंगे। और सुन, जैसा मैंने कहा है, अपने लिए एक दो ड्रेसें और ले आना। आद्या, लेकिन मम्मा आपके बिना, आप जानती है ना हमसे नहीं किया जाता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अवनी जी, हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इसका आगे। कहीं जाएगी तब मैं थोड़ी ना आऊंगी तुम्हें शॉपिंग करवाने, तब तो तुम्हें ही लेने पड़ेंगे ना। तो थोड़ा सीखो बेटा। दिशा, अरे आंटी, आगे तो इसे इसके वो करवाएंगे ना शॉपिंग, तब आपकी कहाँ जरूरत पड़ेगी। तब तो यह अपने उनकी पसंद की ड्रेस पहनेगी। कहते वो आद्या को छेड़ने लगी, जिसे देख आद्या के गाल शर्म से लाल हो गए और वो दिशा को घूरने लगी। वही अवनी जी उसकी बात सुन मुस्कुरा दी। अवनी जी, अच्छा आप जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, ज्यादा टाइम मत लगाना, और अच्छे से देखकर सब कुछ लेना, ठीक है। दोनों ने अपना सिर हिलाया, फिर अवनी जी को बाय बोलकर घर से बाहर आ गई। दिशा स्कूटी पर बैठ गई, उसने हेलमेट पहना और आद्या उसके पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही दिशा ने स्कूटी स्टार्ट की और उसे सड़क पर दौड़ा दिया। कुछ देर बाद वो एक मॉल के सामने खड़ी थी। दिशा ने अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाई और फिर दोनों मॉल के अंदर की तरफ बढ़ गईं। मॉल के अंदर आकर दोनों साड़ी वाले सेक्शन की तरफ बढ़ गईं और वहां जाकर वो लोग अपने लिए साड़ी देखने लगीं। मॉल में एक तरफ आद्या और दिशा अपनी शॉपिंग कर रहे थे, तो वहीं इसी मॉल में दूसरी तरफ जेंट्स सेक्शन में आर्यन, आयुष और अद्रीत भी अपने लिए कपड़े देख रहे थे। अद्रीत को तो शॉपिंग करनी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए कपड़े डिजाइन किए जाते थे और खुद उसका डिजाइनर डिजाइन करके कपड़े उसके घर भिजवाता था। ऐसे तो उसने उन दोनों से कहा था कि वो अपने डिजाइनर से दोनों के लिए ड्रेस डिजाइन करवा लेगा, लेकिन आर्यन और आयुष ने मना कर दिया, जिसकी वजह से अद्रीत को उनके साथ शॉपिंग करने आना पड़ा। वो लोग घूमते हुए उस जगह आ गए जहाँ से दोनों सेक्शन ज्वाइंट थे और वहां से लेडीज सेक्शन में देखा जा सकता था। आर्यन और आयुष अपने लिए कपड़े देख रहे थे, वहीं अद्रीत बस अपने फोन में लगा हुआ था। वो फोन में देखते हुए चल रहा था, जब अचानक से कोई उससे टकरा गया, जिससे अद्रीत का फोन नीचे गिर गया। सामने वाले ने अद्रीत को सॉरी बोला और चला गया। अद्रीत ने अपना सिर नामे हिलाया और नीचे झुककर अपना फोन उठाने लगा। जब वो ऊपर उठा तो उसकी नज़र सामने ही मिरर में से आद्या पर चली गई, जो अपने ऊपर साड़ी लगाकर दिशा को दिखा रही थी। उसे देखकर अद्रीत ने घूमकर उस तरफ देखा तो उसे आद्या दिखाई दी। उसे देखते हुए कब उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ गए, उसे पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ आद्या दिशा को साड़ी दिखा रही थी और उसे पसंद करने के लिए कह रही थी। इन मामलों में आद्या को कुछ समझ में नहीं आता था, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाती थी, इसलिए उसके लिए शॉपिंग हमेशा अपनी जी करती थी। आद्या अभी दिशा को साड़ी दिखा ही रही थी कि उसकी नज़र सामने से आते कार्तिक पर चली गई, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर आद्या परेशान हो गई कि वो उसकी तरफ क्यों आ रहा है। उसने दिशा को इशारा किया तो दिशा ने उसकी तरफ देखा। आद्या ने दिशा को सामने देखने का इशारा किया तो दिशा की नज़र भी कार्तिक पर पड़ी, जिसे देखकर दिशा ने मुंह बना लिया। कार्तिक उन दोनों के पास आ गया और बोला, अरे वाह, आप दोनों भी यही हैं, कल के लिए शॉपिंग करने आई हैं। दिशा, तो क्या मजीरा बजाने आए हैं। दिशा के इस उल्टे जवाब से कार्तिक को फिर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया। वहीं आद्या ने भी उम्मीद नहीं की थी कि दिशा इस तरह से कुछ बोलेगी। उसने दिशा की कोहनी पर हल्का सा मारा तो दिशा ने कहा, मेरा मतलब हम यहाँ बैठे दिख रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ शॉपिंग के लिए ही आए होंगे। ना चाहते हुए भी कार्तिक को देखकर दिशा के मुंह से ऐसा ही टेढ़ा जवाब निकल गया, जिसे सुनकर कार्तिक का मुंह बिगड़ गया। उसने दिशा पर से अपना ध्यान हटाया और आद्या की तरफ देखा, जो साड़ियों को लेकर कंफ्यूज हो रही थी। कार्तिक उसके पास आया और उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसने बोला, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। आद्या ने सुना तो उसे अजीब लगा, उसे कार्तिक के साथ अजीब सा लगता था, लेकिन कार्तिक था कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, बार बार उसके सामने आ जाता था। कार्तिक के पूछने पर आद्या ने दिशा की तरफ देखा। कार्तिक ने जब उसे चुप देखा तो कहा, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसलिए बस आपकी मदद करना चाहता था। अगर आपको मेरी वजह से परेशानी हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। कहकर वो जाने लगा, लेकिन उसकी नजरें आद्या पर ही थीं। वो चाहता था कि आद्या उसे रोके। वहीं आद्या को कार्तिक की बात सुनकर बुरा लगा कि वो दोनों किस तरह कार्तिक को इग्नोर कर रही है, जबकि वो तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। आद्या ने धीरे से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप बेवजह परेशान होंगे इसलिए।
उसकी बात सुनकर कार्तिक की आंखें चमक उठी। वो वापस आद्या की तरफ पलटा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानती हैं, तो इस नाते मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आद्या ने दिशा की तरफ देखा, जो तरह तरह के मुंह बना रही थी। आद्या ने हल्के से अपनी गर्दन हिला दी, जिससे कार्तिक खुश हो गया और वो साड़ियों को देखने लगा। फिर उसने एक साड़ी उठाकर आद्या के कंधे पर रख दी। उसके इस तरह टच करने से आद्या असहज हो गई और उसने तुरंत वो साड़ी अपने कंधे से उतार दी। कार्तिक, ये वाली अच्छी लगेगी आपके ऊपर। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये लेंगी तो। आद्या अभी कोई जवाब देती कि कार्तिक को किसी ने आवाज दी, जिसकी वजह से कार्तिक ने कहा, मैं चलता हूँ, आप लोग कीजिए अपनी शॉपिंग। बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आद्या और दिशा उस साड़ी की तरफ देखने लगी। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा अद्रित ये सब देख रहा था। उसकी गुस्से से आंखें लाल हो चुकी थी और हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। उसे आद्या पर कार्तिक से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि वो ऐसे कैसे किसी को भी उसके लिए कुछ चूज करने का हक दे सकती है। आद्या साड़ी उठाकर देखने लगी। तभी उसकी नजर सामने मिरर से पीछे खड़े अद्रित पर चली गई, जिसे देख वो चौंक गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो वो ही खड़ा था। उसका ध्यान उसके फोन पर था और वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। उसे देख आद्या ने अपनी नज़र सामने घुमा ली और एक नज़र दिशा की तरफ देखा, जो अपने लिए साड़ी देख रही थी। आद्या के घूमते ही अद्रित ने कॉल पर बात करते हुए आद्या की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र आद्या के सामने पड़ी एक साड़ी पर गई, जो बहुत सिंपल थी लेकिन बहुत ही एलिगेंट और सुंदर थी। आद्या मिरर से अद्रित को ही देख रही थी। जब उसने अद्रित की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र भी उस साड़ी पर चली गई। उसने एक नज़र उस साड़ी को देखा, फिर अद्रित को, जो फोन पर बात करते हुए उस साड़ी को देख रहा था। अद्रित ने कॉल कट किया और एक नज़र आद्या को देख वहां से आर्यन और आयुष के पास चला गया। वहीं आद्या अभी भी उस साड़ी को देख रही थी। उसने उस साड़ी को अपने हाथों में उठा लिया। दिशा, आद्या कुछ पसंद आई या कहीं और देखें? आद्या ने अपने हाथ में मौजूद साड़ी दिशा की तरफ करके बोली, ये कैसी है? ये हमें बहुत पसंद आई। दिशा, वाओ, ये तो बहुत सुंदर है, एकदम तेरी चॉइस की तरह। ये तेरे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। दिशा की बात सुनकर आद्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आद्या, ठीक है, फिर यही पैक करवा लेते हैं। दिशा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर इस साड़ी का क्या होगा? कहते हुए उसने कार्तिक की पसंद की साड़ी की तरफ इशारा किया, जिसे देख आद्या ने दिशा की तरफ मासूम सा मुंह बनाकर देखा। दिशा हंसते हुए, मजाक कर रही थी, छोड़ना, वो कौन सा हमारा कुछ लग रहा है जिसकी बात हमें माननी जरूरी है। फिर सेल्स गर्ल से, आप ये दोनों पैक कर दीजिए, कहकर उसने अपनी और आद्या की साड़ी सेल्स गर्ल को दे दी। सेल्स गर्ल ने उससे साड़ी ली और चली गई। दिशा, चल अब तेरे लिए और ड्रेसेस देखते हैं। आद्या ने हामिद से दिलाया। फिर वो दोनों ड्रेसेस देखने लगी। इधर अद्रित आर्यन और आयुष के पास आया तो वो दोनों उसे देख सवाल करने लगे। आर्यन, ओए कहाँ चला गया था तू? हम दोनों कब से तुझे ढूंढ रहे थे। आयुष, हाँ यार, जाना ही था तो बताकर जाता ना। अद्रित, एक कॉल आ गया था तो वही अटेंड करने गया था। वो जवाब तो उन दोनों को दे रहा था, लेकिन उसके दिमाग में आद्या ही घूम रही थी और उसे इस चीज से चिढ़ हो रही थी कि किस तरह वो लड़की उसके दिमाग पर कब्जा किए जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। आर्यन, अच्छा चल ठीक है, लेकिन अब हमारी मदद कर। तुझे पता है ना हमारा इस मामले में डब्बा गोल है। अब जल्दी से हमारे लिए कपड़े सिलेक्ट करके दे। आर्यन की बात सुनकर अद्रित अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना सिर नामे हिलाकर उन दोनों के साथ जेड सेक्शन की तरफ बढ़ गया। दिशा और आद्या की शॉपिंग हो चुकी थी। दोनों ने बिलिंग करवाई। फिर वो अपने अपने बैग लेकर मॉल के फूड कोर्ट में आ गईं। क्योंकि अब दोनों को भूख भी बहुत लग रही थी, उन दोनों ने अपना ऑर्डर दिया और एक टेबल पर जाकर बैठ गईं। आद्या, दिशा, हम कल कैसे जाएंगे? स्कूटी पर। दिशा, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा करेंगे, कैब बुक कर लेंगे। आद्या, हाँ ये ठीक रहेगा। दिशा, हाँ, मैं तेरे घर जल्दी आ जाऊंगी, फिर वहीं से रेडी होकर दोनों निकल जाएंगे। आद्या, ठीक है। वो लोग बातें कर रहे थे, इतने में उनका ऑर्डर भी आ गया। बातें करते हुए उन्होंने अपना ऑर्डर खत्म किया और फिर मॉल से बाहर आकर दिशा ने अपनी शॉपिंग बैग आद्या को पकड़ाते हुए कहा, तू यहीं इंतजार कर, तब तक मैं पार्किंग से स्कूटी लेकर आती हूँ। आद्या ने हामी से दिलाया तो दिशा वहां से पार्किंग की तरफ चली गई। दिशा के जाते ही आद्या के फोन पर अवनी जी का कॉल आने लगा।
उसने फोन उठाया तो उधर से अवनी जी ने कहा, आद्या बेटा कब तक आ रही हो तुम दोनों? आद्या, मम्मा बस 10 मिनट में आ रहे हैं, दिशा स्कूटी लेने गई है। अवनी जी, अच्छा ठीक है, ध्यान से आना। आद्या ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। वो अभी अपने फोन में देख ही रही थी कि पीछे से उसे किसी का धक्का लगा और वो आगे गिरने को हुई कि किसी ने उसे कंधे से थामकर संभाल लिया। आद्या की तो धड़कनें ही बढ़ चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने महसूस किया कि किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने अपनी आंखें खोली और अपना सिर ऊपर करके उस इंसान को देखा तो वो हैरान रह गई। सामने अद्रित था जिसने उसे संभाला था। अद्रित को देख आद्या की नजरें झुक गईं। कुछ पल के लिए तो अद्रित भी आद्या में खो चुका था, लेकिन फिर भी वो जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आया और आद्या को देखने लगा। अद्रित को आद्या पर गुस्सा आ रहा था। मॉल में जो कुछ उसने देखा वो याद करके उसकी पकड़ आद्या के कंधों पर कस गई, जिससे आद्या को दर्द होने लगा और उसकी सिसकी निकल गई। लेकिन अद्रित को गुस्से में कुछ सुनाई नहीं दिया। आद्या की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने अपनी नम हुई पलकें उठाकर अद्रित को देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर अद्रित की पकड़ उस पर से ढीली हो गई और उसकी पकड़ ढीली महसूस होते ही आद्या तुरंत मुड़कर वहां से भाग गई। वहीं अद्रित उसे देखता रह गया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे उसने आद्या को कंधे से पकड़ा था और उस तरफ जहां आद्या गई थी। अचानक ही उसे गुस्सा आने लगा, यह सोचकर कि जब कार्तिक उसके पास होता है तो वो इस तरह से कभी नहीं भागती और उसके पास आते ही वो भाग गई। यही सोच सोचकर उसका दिमाग गर्म हो रहा था। उसे आद्या को लेकर गलतफहमी हो चुकी थी, या शायद ये सब इसलिए उसके दिमाग में आ रहा था क्योंकि इसके पीछे कार्तिक था, जिसे वो अच्छे से जानता था। वजह जो भी हो, फिलहाल उसे गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि आद्या को अपने पास बिठाकर उससे पूछे कि क्यों वो उसके पास आते ही भाग जाती है, सहम जाती है या डर जाती है, जबकि कार्तिक के पास आने से वो कभी इस तरह नहीं भागती। न जाने क्यों उसके दिमाग में ये बातें आ रही थीं, उसे खुद नहीं पता था। वो खुद परेशान था अपने ख्यालों से, जिन पर आद्या धीरे धीरे अपना कब्जा कर रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहाँ से आद्या गई थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया, जिससे वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपना फोन निकाल कर देखा तो उस पर आयुष का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया तो आयुष उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ है, जिस पर अद्रित ने थोड़ी देर में आने का बोल कॉल कट कर दिया। फिर एक गहरी सांस लेकर वो पार्किंग की तरफ बढ़ गया। इधर आद्या अद्रित से भागकर पार्किंग की तरफ आ गई, जहां उसे दिशा नजर आई, जो स्कूटी लेकर उसके पास ही आ रही थी। आद्या को देखकर दिशा ने स्कूटी उसके सामने रोककर कहा, ओए तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे वहीं इंतजार करने के लिए कहा था ना। फिर आद्या, वो वो हाँ, मम्मा का कॉल आया था। वो पूछ रही थी कि कितनी देर में घर पहुंच रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ही तुम्हारे पास आ जाएं। दिशा, ओ अच्छा चल ठीक है, आजा बैठ। दिशा के कहते ही आद्या उसके पीछे बैठ गई। उसके बाद दिशा ने स्कूटी को रेस देकर सड़क पर दौड़ा दिया। कुछ देर बाद दिशा ने स्कूटी आद्या के घर के बाहर रोकी। आद्या स्कूटी से उतरी तो दिशा ने उससे अपने शॉपिंग बैग्स मांगे। आद्या, अरे अंदर चलो ना। दिशा, नहीं यार, पहले ही काफी लेट हो चुका है और अब मुझे सीधा घर जाकर सोना है, बहुत थक गई हूँ। आद्या, ठीक है, ये लो, कहकर उसने दिशा के बैग्स उसे पकड़ा दिए। उसके बाद दिशा आद्या को बाय बोलकर वहां से चली गई। आद्या घर के अंदर चली गई। वो अंदर हॉल में आई तो अवनी जी हॉल में सोफे पर बैठी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। आद्या आकर उनके पास ही बैठ गई। उसे देखकर अवनी जी ने कहा, हो गई शॉपिंग तुम दोनों की? और दिशा कहाँ है, अंदर नहीं आई वो? आद्या, नहीं मम्मा, वो बहुत थक चुकी है, इसलिए वो बाहर से ही चली गई। अवनी जी, अच्छा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ खाओगी? आद्या, नहीं मम्मा, हमने मॉल में ही कुछ खा लिया तो अभी भूख नहीं है। अवनी जी हाँ में सिर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो आद्या के लिए पानी लेकर आई। पानी पीकर आद्या ने गिलास टेबल पर रखा और फिर अपनी ली हुई ड्रेसेस अवनी जी को दिखाने लगी। सारे कपड़े अवनी जी को बहुत पसंद आए, खास करके साड़ी। वो तो अवनी जी को बहुत पसंद आई, जिसे देखकर आद्या को भी खुशी हुई। आद्या ने उनके और अभिषेक जी के लिए भी शॉपिंग की थी। उसने अवनी जी के लिए एक साड़ी ली थी और अभिषेक जी के लिए उसे एक शर्ट पसंद आई थी। कुछ देर अपनी शॉपिंग दिखाने के बाद आद्या अपने कमरे में आराम करने चली गई। कमरे में आकर उसने अपनी शॉपिंग बैग्स बेड पर रखे
और बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद आद्या फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने बेड के पास आकर शॉपिंग बैग्स को उठाया और उन्हें अलमारी में रखने लगी। तभी उसकी नज़र साड़ी पर गई। उसने उसे बैग से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। कुछ देर देखने के बाद उसने वो साड़ी वापस बैग के अंदर रखकर अलमारी में रख दी और अलमारी से अपनी डायरी निकालकर लिखने बैठ गई। कुछ देर लिखने के बाद उसने उन शब्दों को देखा, फिर मुस्कुराते हुए डायरी को वापस अलमारी में रख दिया और आकर बेड पर लेट गई। उसने पिलो को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर मुस्कुराने लगी। उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत खूबसूरत एहसास हो रहे थे। अपनी आंखों को बंद करके वो उस इंसान को अपने पास महसूस करती थी, जिससे उसके दिल को एक सुकून मिलता था। एक शांति, एक खुशी की लहर उसकी पूरी बॉडी में दौड़ जाती थी। बस इसी तरह पागलों की तरह आंखों को बंद कर उस इंसान को महसूस करते रहना चाहती थी। चाहती थी कि जैसे कभी उसकी आंखें ही ना खुलें और बस इसी तरह वो अपने सुकून के पास रह सके। इसी तरह मुस्कुराते हुए वो गहरी नींद में चली गई। डिनर के समय अवनी जी उसे जगाने आई, जिससे वो उठकर बैठ गई। वो बेड से उठकर फ्रेश होने चली गई। उसके बाद वो नीचे चली गई। नीचे आकर वो डाइनिंग टेबल पर अपनी जगह बैठ गई। अभिषेक जी, आद्या बेटा, कल कितने बजे जाना है आपको? आद्या, पापा, वो 4 बजे का टाइम है। अभिषेक जी, अच्छा तो किससे जा रही हैं आप दोनों? आद्या, अभी कुछ कंफर्म नहीं है पापा, लेकिन कैब से जाने का सोचा है। अभिषेक जी, अच्छा, अगर हमें काम नहीं होता तो हम खुद आपको छोड़ आते। आद्या, कोई बात नहीं पापा, हम चले जाएंगे। अभिषेक जी, हाँ ध्यान से जाइएगा। आप दोनों अपना फोन चालू रखिएगा और मोबाइल का नेट भी ऑन ही रखिएगा और पहुंचकर कॉल कर देना। आद्या, जी पापा। उसके बाद तीनों ने मिलकर डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आने के बाद आद्या ने एक गहरी सांस ली और जाकर बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खो गई अपने ख्यालों में। अगली सुबह आद्या आराम से सो रही थी, या यह कहें कि अपने ख्यालों की दुनिया में गुम थी। उसका मन ही नहीं था कि अपनी आंखें खोले। वैसे भी आज उसे कॉलेज तो जाना नहीं था, सिर्फ शाम को पार्टी में जाना था। इसलिए वो अभी तक बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। नींद तो उसकी उसी टाइम खुल गई थी जिस टाइम हर रोज उठती थी। बस अपनी आंखें खोलने का उसका मन नहीं था। वो मुस्कुराते हुए अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसे अपनी जी की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे उठाने आई थी। आज वो खुद हैरान थी कि आद्या इतनी देर तक कैसे सो सकती है। अपनी जी, आद्या बेटा उठो। अपनी जी की आवाज़ सुनकर आद्या ना चाहते हुए भी आद्या को अपनी आंखें खोलनी ही पड़ी और उठकर बैठ गई। अवनी जी उसके पास आई और उसके माथे को छूकर पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना बेटा तुम्हारी? आज इतनी देर तक कैसे सोती रही तुम? आद्या ने उनका हाथ अपने सिर से हटाकर अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ मम्मा, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो तो आज कॉलेज नहीं जाना ना, इसलिए बस थोड़ा आलस आ रहा था उठने में, कहते उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी बात सुनकर अम्मी जी ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब उठ जाओ, क्योंकि नीचे तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें देखे बिना वो ऑफिस नहीं जाते हैं, जानती हो ना। उनकी बात सुनकर आद्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद अम्मी जी नीचे चली गईं और आद्या अपना बेड सही करके बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो तैयार होकर नीचे आई। सबसे पहले वो मंदिर में गई और भगवान को प्रणाम करके अभिषेक जी के पास आ गई। उसे देखकर अभिषेक जी ने कहा, आज तो बहुत ज्यादा सो लिए आप। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जाने से पहले उठ जाया कीजिए, क्योंकि आप जानती हैं ना, आपको देखे बिना हम ऑफिस नहीं जाते। आद्या, सॉरी पापा, आपको हमारी वजह से इंतजार करना पड़ा। अभिषेक जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं, चलिए अब हम निकलते हैं। आप ध्यान से जाइएगा और जो हमने कल रात कहा वो ध्यान रखिएगा। आद्या, जी पापा। उसके बाद अभिषेक जी ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं आद्या डाइनिंग टेबल की तरफ चली गई, क्योंकि अब उसे भूख लग रही थी। अम्मी जी ने उसे नाश्ता परोसा तो वो नाश्ता करने लगी। साथ ही अम्मी जी से बातें भी कर रही थी। नाश्ता करने के बाद उसने अम्मी जी के बाकी काम करने में मदद की। काम खत्म करके अम्मी जी अपने कमरे में चली गईं आराम करने। वहीं आद्या अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में आई। उसने समय देखा तो 12 बज रहे थे।
उसने अलमारी से साड़ी निकाली और उसके साथ ही मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियां वगैरह निकालने लगी। उसने सारी चीजें निकाल कर एक साइड रख दी। फिर उसने अपना फोन उठाया और दिशा को कॉल लगा दिया। दिशा ने आद्या का फोन देखा तो कॉल उठा लिया और बोली, हाँ आद्या बोल। आद्या, कहाँ हो तुम? कितने बजे तक आओगी? दिशा, मैं बस अभी घर से निकल रही हूँ, कुछ देर में पहुंच जाऊंगी। आद्या, ठीक है बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और बेड पर बैठकर वो अपनी बुक खोलकर पढ़ने लगी। लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लगा, जिसकी वजह से उसने बुक बंद की और अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद दिशा आद्या के कमरे में थी। दोनों बैठकर बातें कर रही थीं। साथ ही आद्या दिशा की मदद भी कर रही थी, उसकी ज्वेलरी सेट करने में। सब कुछ सेट करने के बाद दोनों एक एक करके फ्रेश हुई और रेडी होने लगी। आद्या तो आधे घंटे में तैयार हो चुकी थी। एक तो वो पहले से ही सुंदर थी, जिसकी वजह से उसे मेकअप की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने आंखों में काजल और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगा ली थी। माथे के बीचों बीच छोटी सी ब्लैक बिंदी। बस इतने में ही उसका चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उस साड़ी में वो भला की खूबसूरत लग रही थी। एक हाथ में ब्लैक कलर की चूड़ियां और दूसरे हाथ में वॉच, कानों में झुमके और खुले बाल। ओह, सच में आद्या की खूबसूरती की जितनी तारीफ करूं उतनी कम। वो दिशा को रेडी होने में हेल्प करने लगी। कुछ देर बाद दिशा भी पूरे तरीके से रेडी हो चुकी थी। दिशा की साड़ी रेडी टू वियर थी, जो उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने खुद ही रेडी टू वियर चूज की ताकि वो आसानी से उसे संभाल सके। दिशा का लुक भी बहुत खूबसूरत था। हाँ, बस उसने हल्का सा मेकअप किया था और आद्या नेचुरली सुंदर लग रही थी। बट दोनों बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। दिशा आद्या को देखकर, हाय मेरी जान, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। कसम से कहीं तुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। काश भगवान ने मुझे लड़का बनाया होता तो तुझे आज ही प्रपोज कर देती। उसकी नौटंकी पर आद्या हंसने लगी। उसने हल्के से उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, कुछ भी बोलती हो तुम, और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। फिलहाल तो चलो अब, वरना लेट हो जाएंगे। दिशा, हाँ हाँ चलो, कहते हुए दोनों ने एक नज़र खुद को आईने में देखा। फिर मुस्कुराते हुए दोनों नीचे आ गईं। नीचे अवनी जी हॉल में ही सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। वो दोनों अवनी जी के सामने जाकर खड़ी हो गईं। अवनी जी ने जब आद्या को साड़ी में देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह उनकी आद्या है। उनकी आंखें आद्या को इस तरह देखकर नम हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों से काजल निकालकर दोनों के कान के पीछे लगा दिया और दोनों के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बहुत सुंदर लग रही हो दोनों। यकीन नहीं होता कि तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो। उन्हें इमोशनल देखकर दिशा और आद्या उनके गले लग गई। अवनी जी ने दोनों का सिर सहला दिया। दिशा उनसे अलग होकर, आंटी प्लीज आप इस तरह रोइएगा मत, वरना आपको देखकर हमें रोना आएगा और फिर हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अवनी जी ने मुस्कुराते उसके सिर पर चपत लगाकर कहा, पागल कहीं की, चलो अब तुम दोनों जाओ। दिशा बेटा कैब बुक कर ली ना? दिशा, जी आंटी बस अभी आती होगी। वो अभी कह ही रही थी कि उसके फोन पर कैब वाले का कॉल आने लगा। उसने कॉल उठाया और कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल कट किया। फिर आद्या और अवनी जी की तरफ देखकर, चल आद्या कैब आ चुकी है, बाहर ही है, चलते हैं। अवनी जी, ध्यान से जाना। हाँ बेटा, और शाम को जब फ्री हो जाओ तो अपने अंकल को कॉल कर लेना, वो आ जाएंगे अगर फ्री हुए तो लेने। दिशा, आंटी आप चिंता मत कीजिए, हम आराम से जाएंगे और आराम से वापस आ जाएंगे। अवनी जी, ठीक है। आद्या बेटा पहुंचकर कॉल कर देना मुझे। आद्या, ठीक है मम्मा, आते हैं हम। अवनी जी ने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकल गईं। सामने ही उनकी कैब खड़ी थी। दोनों जाकर उसमें बैठ गईं और कॉलेज की तरफ निकल गईं। रायचंद डिजाइनिंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज को बहुत ही शानदार तरीके से डेकोरेट कर रखा था। ये सारी डेकोरेशन अद्रित ने अपने अंडर में करवाई थी, क्योंकि इस सब का इंचार्ज वही था। डेकोरेशन इतनी अच्छी थी कि देखने वालों के मुंह से तारीफ अपने आप निकल रही थी। अच्छी कैसे नहीं होती, आखिर अद्रित का आइडिया था सारा, और कॉलेज में सभी जानते थे कि अद्रित इन सब में कितना परफेक्ट था। इसलिए तो उसने भी डिजाइनिंग ही चुना, क्योंकि उसे इस काम में मजा आता था। वो एंजॉय करता था अपने काम को। उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी
अपने काम में। एक भी चीज अगर उसके हिसाब से नहीं मिलती या कुछ भी इम्परफेक्ट लगता तो सभी को उसके गुस्से का सामना करना पड़ता। इससे डरकर सभी अपना काम बहुत ही ध्यान से करते थे। और ऐसा नहीं था कि सब सिर्फ डरकर ही अदरीत के साथ काम करते थे। वो सब काम उसके साथ इसलिए करते थे क्योंकि अदरीत से अच्छा कोई नहीं था। वो सभी का आइडियल था और उसके साथ काम करने से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था। धीरे धीरे करके जूनियर्स की एंट्री होने लगी। कॉलेज के मेन गेट पर एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के खड़े थे उनके वेलकम के लिए। लड़कियां लड़कियों का वेलकम करने के लिए थीं और वहीं लड़के लड़कों का वेलकम करने के लिए। इसमें अदरीत की स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि कोई लड़का लड़की का वेलकम नहीं करेगा क्योंकि सारे जूनियर्स नए थे। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि कोई भी अनकंफर्टेबल फील करे। धीरे धीरे करके सभी आने लगे। पार्टी का अरेंजमेंट कॉलेज के मेन हॉल में किया गया था जो काफी बड़ा था। वहां सभी के बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई थी और उसी के सामने काफी बड़ा स्टेज भी था। एक तरफ खाने का अरेंजमेंट किया गया था। हॉल को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। सभी के आने से धीरे धीरे हॉल भरने लगा। आज सभी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कुछ तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। अद्रित एक साइड ड्रिंक काउंटर पर बैठा था। उसके साइड में आर्यन और आयुष भी बैठे थे। वो दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। लेकिन अद्रित के तो कहने ही क्या। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट, उसके ऊपर हाफ जैकेट जिसमें उसकी पर्सनालिटी निकल कर बाहर आ रही थी। उसकी नजरें एकटक हॉल के एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। न जाने उसे किसके आने का इंतजार था। वो अभी एंट्रेंस की तरफ देख ही रहा था कि उसे वहां से कार्तिक आता हुआ दिखा, जिसे देखकर उसे मॉल में जो कुछ भी उसने देखा वो याद आ गया। साथ ही ये भी कि उसने आद्या की मदद की थी साड़ी लेने में और आद्या ने भी उसी साड़ी को लिया था। ऐसा अद्रित को लगता है। ये याद करके उसका मूड खराब हो गया और उसने एंट्रेंस से अपनी नजरें हटा ली। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घूमकर देखा तो आयशा थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी, जिसका ब्लाउज आगे और पीछे से काफी डीप था और स्लीवलेस था, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। चेहरे पर खुद को सुंदर दिखाने के लिए भर भर कर मेकअप, जिससे वो काफी हद तक सुंदर लग रही थी। आयशा, हे अद्रीत, बेबी कैसी लग रही हूं मैं, कहकर वो अद्रीत से दूर हुई और उसे घूमकर दिखाने लगी। अद्रीत जो उसे देख रहा था, तभी उसकी नजर एंट्रेंस की तरफ गई जहां से आद्या और दिशा आ रही थी। आद्या को देखकर सभी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। अद्रीत की खुद की आंखें जम चुकी थी आद्या पर। उसने भी आद्या को देखते हुए बेख्याली में कहा, ब्यूटीफुल। भाई उसके सामने खड़ी आयशा उसके मुंह से ये सुनकर खुश हो गई। उसे लगा अद्रीत ने उसकी तारीफ में ये सब कहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि अद्रीत का ध्यान उस पर ना होकर उसके पीछे एंट्रेंस पर आद्या पर था। आद्या को साड़ी में देखकर अद्रीत का दिल धड़क उठा। आंखें जैसे जम गई हों और हटने का नाम ही ना ले रही हों। सांसें थम गईं, सब कुछ ब्लर हो गया था। सिर्फ एक इंसान उसे नजर आ रहा था और वो थी आद्या। लेकिन तभी उसे होश आया जब उसने कार्तिक को आद्या के पास जाते देखा। कार्तिक आद्या के पास जाकर उसकी तारीफ कर रहा था। हालांकि वो हैरान था ये देखकर कि आद्या ने उसकी पसंद की हुई साड़ी नहीं पहनी है। ये देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। कार्तिक की तारीफ करने पर आद्या ने हल्के से मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोल दिया। लेकिन वो ही जानती थी कि वो अंदर से कितना घबरा रही थी। दिशा ये बात समझ रही थी, इसलिए वो आद्या के साथ ही खड़ी थी। कार्तिक, आपने वो साड़ी नहीं पहनी जो मैंने पसंद की थी। कार्तिक के सवाल से आद्या और ज्यादा असहज हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी दिशा ने कहा, हाँ वो क्या है, वो साड़ी डिफेक्टिव थी। हमने बाद में जब उसे खोल कर देखा तो पता चला, इसलिए फिर हमने ये वाली ले ली। कार्तिक, ओ कोई बात नहीं, कहते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आद्या को देखने लगा तो आद्या बहुत मुस्कुराने लगी। वहीं अद्रित को ये देखकर कि आद्या कार्तिक से मुस्कुराकर बात कर रही है, ये देखकर उसे फिर से गुस्सा आने लगा और गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई। वो घूरकर आद्या को देखने लगा। अद्रित की नजर आद्या और कार्तिक पर थी। जहां आद्या कार्तिक को मुस्कुराते हुए थैंक यू बोल रही थी ताकि कार्तिक यहाँ से जा सके, लेकिन कार्तिक था कि जाने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से आद्या परेशान हो चुकी थी। लेकिन अद्रित को दूर से देखने से कुछ और ही समझ आ रहा था। वो लोग बातों में लगे थे, तभी अनाउंसमेंट हुई, जिससे सभी का ध्यान उस तरफ चला गया।
और इसी चक्कर में दिशा आद्या को लेकर वहां से निकल गई। दोनों आकर एक जगह बैठ गईं, जहां से वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। कार्तिक का ध्यान स्टेज की तरफ था, इसलिए दिशा ऐसा कर पाई, नहीं तो कार्तिक का तो कोई इरादा नहीं था उनका पीछा छोड़ने का। कार्तिक ने जब फिर से घूमकर देखा तो वहां से दिशा और आद्या को गायब देख उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नजर नहीं आई, जिससे कार्तिक को गुस्सा आने लगा और वो वहां से कहीं और चला गया। अद्रित का ध्यान भी स्टेज की तरफ था, इसलिए वो आद्या और दिशा को जाते देख नहीं पाया। उसने जब वापस अपनी नजरें एंट्रेंस की तरफ की तो वो तीनों ही अपनी जगह से गायब थे, जिसे देखकर अद्रित को लगा कि आद्या और कार्तिक साथ हैं, जिससे उसे गुस्सा आने लगा और उसकी पकड़ कोल्ड ड्रिंक के गिलास पर कस गई। स्टेज पर एक लड़का खड़ा माइक में बोल रहा था, हेलो एवरीवन, आई एम तुषार गुप्ता, योर सीनियर, एंड आई वार्मली वेलकम our lovely freshers to this amazing freshers party. Hope you all are very excited for the party, and I hope you all like the party decorations. All credit goes to our favorite and our ideal Adrit. कहते हुए वो तालियां बजाने लगा और इसी के साथ पूरे हॉल भी तालियां से गूंजने लगा। जहाँ एक तरफ दिशा का मुंह बना हुआ था, वहीं आद्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नजरें एकटक सामने देख रही थी। आयुष स्टेज पर आया और तुषार से माइक लेकर बोला, हेलो जूनियर्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि यह पार्टी हमने एक दूसरे के बारे में जानने के लिए भी रखी है, ताकि आगे जाकर अगर हमारे जूनियर्स को कोई दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो तो उन्हें अपने सीनियर्स के आगे हिचकिचाना ना पड़े। तो उसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना सभी को पेयर्स में बांट दिया जाए, मतलब कि एक जूनियर और एक सीनियर। उसके बाद हम खेलेंगे एक गेम जो कुछ इस तरह होगा कि आपको अपने पैर के साथ यहाँ स्टेज पर आना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है और अपनी हॉबी बतानी है। अगर कोई परफॉर्म करने वाली होगी तो आपको परफॉर्म करना होगा। जैसे कि अगर किसी ने डांस या गाना कहा तो उसे गाना गाना होगा, और अगर किसी ने क्रिकेट या ऐसा कुछ कहा जिसे परफॉर्म नहीं किया जा सकता तो उससे सवाल पूछे जाएंगे। जो पूछेंगे उसके सीनियर यानी कि उसके पार्टनर। ओके, सभी को समझ आ गया? सभी ने चिल्लाकर हाँ कहा तो आयुष बोला, तो हम सभी ने चिट्स बनाए हैं और उनमें पेयर्स का नाम लिखा है। मैं जिस इसका नाम लूंगा। ओके, उसके बाद जब सारे पेयर्स बन जाएगा तो सब एक एक करके अपने पेयर्स के साथ यहाँ आएंगे और अपना इंट्रो देंगे। ओके, सभी ने उसकी बात पर सहमति जताई। जिसके बाद तुषार जाकर एक बाउल लेकर आया जिसमें चिट्स थी। आयुष ने सभी की तरफ देखा, फिर बाउल में हाथ डालकर चिट निकालने लगा। उसने चिट निकालकर उसे खोला तो उसमें आर्यन का नाम निकला, जिसकी जोड़ी दिशा के साथ बनी। दिशा का नाम सुनते ही आर्यन उसकी तरफ देखने लगा। वहीं दिशा मुंह बनाने लगी तो आद्या ने उसे जाने के लिए कहा, जिससे मजबूरन वो पैर पटकती हुई आर्यन के साथ जाकर खड़ी हो गई। आर्यन उसे देख मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, तीखी मिर्ची, कहते हुए वो उसे देखने लगा। वहीं दिशा उसके इस तरह से देखने से इरिटेट हो रही थी और ये उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था, क्योंकि वो तरह तरह के मुंह बना रही थी, जिसे देखकर आर्यन की मुस्कुराहट और लंबी होती जा रही थी। सभी ने उन दोनों के लिए तालियां बजाईं। आयुष ने अगली चिट निकाली जिसमें तुषार का नाम था, रुचिका नाम की लड़की के साथ। रुचिका जाकर तुषार के साथ खड़ी हो गई। अगली चिट में आयुष का नाम निकला जिसमें राधिका नाम की लड़की का नाम था। उसके बाद धीरे धीरे सभी के नाम की चिट निकाली और प्यार बनते गए। आद्या की नज़र स्टेज पर ही थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। शायद वो नर्वस थी, इसलिए या किसी चीज का डर लग रहा था। बेचैन हो रही थी वो, पता नहीं क्यों। शायद खुद का सोचकर कि उसका प्यार किसके साथ बनेगा, या कुछ और बात थी। अब बात क्या थी ये तो आद्या ही जाने, लेकिन उसकी नजरें फिलहाल स्टेज पर जमी हुई थी। धीरे धीरे सभी के प्यार्स बन गए। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, अद्रित, आद्या, कार्तिक और आयशा। आयशा तो अद्रित को छोड़ने वाली नहीं थी, वो भी आद्या के लिए नो वे, इसका कोई चांस नहीं था। इसलिए उसने पहले ही अद्रित का हाथ पकड़कर कह दिया कि वो अद्रित की पार्टनर बनेगी। वहीं अद्रित की नजरें आद्या पर टिकी हुई थी। आयुष ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, अद्रित की जोड़ी आयशा के साथ बनती है। अद्रित के साथ अपना नाम सुनकर आयशा बहुत खुश हुई और उसने जल्दी से अद्रित के गले लग गई, लेकिन फिर जल्दी से अलग हो गई। वहीं अद्रित के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हाँ, लेकिन नजरें एक जगह जरूर टिकी हुई थी, आद्या के चेहरे पर, जिस पर बेचैनी साफ दिख रही थी।
अब तो सिर्फ आद्या और कार्तिक ही बचे थे, तो जाहिर है वो दोनों ही पार्टनर होंगे। ये देखकर अद्रीत को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से आद्या की तरफ देख रहा था। तभी उसने एक नज़र कार्तिक की ओर देखा, जो खुश लग रहा था। और ये देखकर तो अद्रीत को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। भाई अपना नाम कार्तिक के साथ देख आद्या घबरा गई। उसने अपना सिर झुका रखा था, जिससे पता नहीं चल रहा था कि वो दुखी है या खुश है। गेम स्टार्ट हुआ और सबसे पहले बुलाया गया दिशा और आर्यन को। दोनों स्टेज पर गए। दिशा ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिशा शर्मा है और मुझे कूदना बहुत पसंद है। कहते हुए वो गुस्से से आर्यन को देखने लगी। वहीं बाकी सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगे। आद्या तो नामे से रिलाने लगी, जैसे कह रही हो कि इसका कुछ नहीं हो सकता। आयुष हंसते हुए, दिशा और कुछ बताइए जो आपको पसंद हो। आपको कूटना पसंद है, वो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। दिशा, क्यों नहीं हो सकता? इन्हें कुटवा लीजिए, कहते उसने आर्यन की तरफ इशारा किया। तो आर्यन की आंखें बड़ी हो गईं। आर्यन मन में, इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है जो मुझे कूटना चाहती है? मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं इसका। आयुष, दिशा प्लीज, दिशा मुंह बनाते हुए, फाइन, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है। दिशा की बात सुनकर आयुष ने आर्यन से उसे कुछ सवाल करने के लिए कहा। तो आर्यन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कुछ सवाल किए, जिसके जवाब दिशा ने अच्छे से दिए। बाकी सभी इससे तालियां बजाने लगे। उसके बाद आए तुषार और रुचिका। रुचिका ने अपना इंट्रो देते हुए कहा कि उसे डांस करना बहुत पसंद है, तो उसे डांस करने के लिए कहा गया। उसके लिए गाना प्ले किया और उस पर उसने बहुत अच्छा सा डांस परफॉर्म किया। उसके बाद आयुष और राधिका आए। उसने अपना इंट्रो देते हुए कहा कि उसे मेकअप करना बहुत पसंद है, जिस पर कुछ लोग तो मुंह दबाकर हंसने लगे। लेकिन आयुष ने उसे नॉर्मल कुछ सवाल किए, जिसका जवाब भी उसने सही सही दिया। उसके बाद आद्या और कार्तिक आए। अद्रीत और आयशा को तो सभी जानते ही थे। आद्या ने हिचकिचाते हुए अपना इंट्रो दिया, लेकिन हावी पर आकर वो अटक गई। समझ नहीं आया कि क्या बोले। मतलब उसे पढ़ना बहुत पसंद था, साथ ही उसे गाने का और डांस का भी शौक था। लेकिन अगर गाने के लिए बोला तो सभी उसे गाने के लिए कहेंगे, जो उससे तो होना नहीं। तो क्या बोले, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अगर वो किसी और चीज का नाम लेती तो उससे उस बारे में सवाल पूछे जाते। उसने आंख बंद करके डांस का बोल दिया, तो अब सभी उसे डांस करने के लिए कहने लगे। तभी कार्तिक ने किसी को इशारा किया, जिससे कुछ लोग उसे और कार्तिक को साथ डांस करने के लिए कहने लगे। यह सुनकर तो आद्या की सांस ही अटक गई। कार्तिक के साथ तो वो वैसे ही कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। ऐसे में उसके करीब रहकर डांस करना, आद्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।